हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। ईश्वर से कामना करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल हो। शिक्षा का अधिकार के पार्ट 2 में आपका पुनः स्वागत है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उसको अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके पार्ट 1 को अवश्य फॉलो करें, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तब तक पार्ट 2 जो है वो आपके लिए जो है अनसुलझा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 में विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्वों का विवरण जो है दिया गया है। पहला पॉइंट है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालयों के उत्तरदायित्व की सीमा। इसमें कि विद्यालयों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने यहाँ प्राथमिक स्तर तक बालकों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था जो भी है उसको उपलब्ध कराना, ये विद्यालयों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें जो सरकारी विद्यालय होंगे, सरकारी विद्यालय तो छात्रों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेंगे, ना तो फीस लेंगे, ना यूनिफॉर्म का किसी तरह से कोई शुल्क लिया जाएगा, ना पुस्तकों को का शुल्क। बालकों को फ्री प्रवेश होगा, उनको किताबें भी मिलेंगी, उनको पुस्तकें भी मिलेंगी। वहीं पर जो निजी विद्यालय हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, इन प्राइवेट स्कूलों को भी अपने यहाँ कुल संख्या के कम से कम 25% निर्धन बालकों को अपने यहाँ प्रवेश देना होगा और निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के पूरे होने तक उनकी शिक्षा की देखरेख करने की जिम्मेदारी जो है इन निजी विद्यालय प्राइवेट स्कूल्स की होगी। यानी कि इसमें व्यवस्था की गई थी कि जो सरकारी विद्यालय है तो फीस लेंगे ही नहीं लेंगे, बल्कि जो प्राइवेट स्कूल है वो भी इनके यहाँ जो कुल स्ट्रेंथ है उसके 25% जो गरीब वर्ग के बालक हैं उनको अपने यहाँ विद्यालय में प्रवेश देंगे, और जब तक उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती तब तक जो है उनको बनाए रखने के लिए वो उनके ऊपर फोकस करेंगे, ध्यान देंगे कि बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, विद्यालय तो छोड़ दिया। ये सब जो है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है विद्यालयों की होगी। प्रवेश के लिए बालकों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क ना लिया जाना। बच्चों से विद्यालय में प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस या डोनेशन या प्रोसेसिंग फीस आदि नहीं ली, यानी कि प्रवेश के नाम पर बालकों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। निशुल्क प्रवेश बालकों को दिया जाएगा। प्रवेश के लिए आयु का प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त किया गया, यानी कि बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, जब बच्चा एडमिशन लेने के लिए आता है तो केवल बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं बल्कि कोई दूसरा सर्टिफिकेट, जैसे आज के समय में फोटो और आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट ये मांगा जाता है। इसमें व्यवस्था की गई कि जब बच्चा प्रवेश लेने के लिए आता है तो बच्चे को एडमिशन देना होगा। किसी प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता के कारण बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, और उसको अवसर दिया जाएगा कि जब तक वो अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर लेता, इस बीच में वो कभी भी जो है अपने प्रमाण पत्र जो है वो सबमिट कर सकता है। तो प्रवेश के लिए बालकों को जो है आयु प्रमाण पत्र या अन्य किसी प्रमाण पत्र की जो है उसी समय पर सबमिट करने की बाध्यता नहीं है। प्रवेश से इनकार ना किया जाना, अर्थात बालकों को एडमिशन से किसी भी तरह से उनको प्रवेश लेने से मना नहीं किया जाएगा कि हमारे यहाँ एडमिशन प्रोसेस पूरा हो गया इसलिए एडमिशन नहीं दे रहे, लास्ट डेट निकल गई इसलिए एडमिशन नहीं दे रहे। गरीब हो, धर्म, जाति, लिंग आदि के भेदभाव के आधार पर बच्चों को प्रवेश से मना नहीं किया जाएगा। प्राथमिक स्तर पर जब भी बालक प्रवेश लेने के लिए आता है उसको उसी समय प्रवेश दिया जाएगा। अगर बच्चा देरी से प्रवेश ले रहा है, प्रवेश लेने के बाद जो उसकी पढ़ाई छूट गई उस पढ़ाई को विशेष कक्षा चलाकर जो है उसकी शिक्षा को पूर्ण कराया जाएगा। तो बालकों को प्रवेश से जो है वो वंचित नहीं किया जाएगा, उनको 100% उनको एडमिशन
देना है, भले ही डेट भी निकल जाए। नेक्स्ट जो है रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध, यानी कि बच्चे को हम विद्यालय में न तो आने से मना कर सकते हैं और ना ही बच्चे का किसी भी प्रकार का कोई सस्पेंशन या टर्मिनेशन विद्यालय से किसी भी कारण से नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि बच्चा जो है वो अपनी इच्छा से विद्यालय में आता है, उसे हम किसी गरीबी, अमीरी, रंग, रूप, धर्म आदि के आधार पर विद्यालय में आने से या प्रवेश से नहीं रोक सकते। साथ ही साथ इसी तरह के किसी कारण या अन्य कारण को आधार मानकर हम किसी भी स्थिति में बालक का टर्मिनेशन नहीं कर सकते। बालक अनुशासनहीनता भी करता है तो अभी जो है उसकी ये आयु है कि उसे अनुशासन, गलत और सही का जो है इतना ज्ञान नहीं होता है। इसलिए जो है शिक्षकों का उत्तरदायित्व है कि वो बालकों को समझाएं और उनको अनुशासित रहने में जो है उनकी मदद करें। कुल मिला के बात यह है कि बालकों का टर्मिनेशन विद्यालय से नहीं हो सकता। दूसरा, बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध, ये अधिनियम जो है बालकों को किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड देने से जो है उसका विरोध करता है। हमारे यहाँ पहले से ही परंपरा रही है कि शिक्षकों को पूरा अधिकार होता था कि शिक्षक जो है अगर बच्चों के द्वारा कोई गलती की जाती थी उनको मुर्गा बनाना, हाथ ऊपर करके खड़े कर देना, स्टिक से पीटना आदि जो है ये शिक्षकों के अधिकार जो है वो होते थे। लेकिन आज के समय में बालकों को इस प्रकार का कोई शारीरिक दंड देना उनकी गलती के लिए या उनका मानसिक उत्पीड़न करना, मानसिक उत्पीड़न करने से जो है तात्पर्य है कि उनको डिमोटिवेट करना, उनको गलत शब्द जो है उनके लिए बोलना, ये मानसिक उत्पीड़न से हो गया। उनकी फीस के लिए जो है ना बार बार कहना, टॉर्चर करना, ये मानसिक उत्पीड़न हो गया। तो ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है किसी भी प्रकार के शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का विरोध करता है। मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना विद्यालय का स्थापित न किया जाना, यानी कि जब तक किसी विद्यालय को मान्यता नहीं मिल जाती तब तक कोई भी विद्यालय अपने यहाँ जो है बालकों को प्रवेश नहीं देगा। इसमें कहा गया कि इस अधिनियम के तहत जो है पहले मान्यता लेनी होगी विद्यालयों को और उसके बाद जो है अपने यहाँ बालकों को प्रवेश देना होगा। जबकि जो है होता क्या है कि विद्यालय जो है किसी ने अपना 4-5 कमरे डाल लिए और वहां पर बालकों को पढ़ाकर प्रवेश दे एडमिशन करा के उनको पढ़ाना शुरू कर दिया और उसके बाद जो है अपना मान्यता का प्रोसेस शुरू कर दिया और कुछ टाइम के बाद जो है उनको मान्यता जो है वो मिल जाती थी। और साथ ही साथ वो या फिर दूसरा तरीका ये है कि बच्चों के नाम किसी दूसरे विद्यालय में चला दी। जो है ये इस अधिनियम के तहत कोई भी विद्यालय, कोई भी संस्था जो है अपने यहाँ बालकों को प्रवेश तब तक नहीं देगी जब तक कि जो है उसे मान्यता नहीं मिल जाती। इसमें जो है इस अधिनियम की साथ व्यवस्था की गई, इस अधिनियम के पारित होने से पूर्व अगर कोई इस तरह के विद्यालय चल रहे हैं जिन्हें की मान्यता नहीं है तो उन्हें 3 वर्ष का समय दिया जाए जिससे कि वो अपने मान्यता से संबंधित जो है जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण कर ले और अपनी मान्यता को प्राप्त कर ले। साथ ही साथ ये व्यवस्था की गई अगर किसी विद्यालय में वो मान्यता समाप्त हो गई है तो ऐसी स्थिति में जो है अगर फिर भी जो है वो विद्यालय अपने यहाँ बालकों को प्रवेश देकर पढ़ा रहा है उन बालकों को, तो ऐसी स्थिति में उस विद्यालय के ऊपर 1 लाख रुपए जो है फाइन लगाया जाएगा। उसके बाद भी नहीं मानता है तो 10,000 रुपए प्रति दिन के हिसाब से जो है उसके ऊपर फाइन चार्ज विद्यालय के ऊपर किया जाएगा। साथ ही साथ जिन विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी गई है उन विद्यालय के बालकों को समीपस्थ दूसरे विद्यालयों में बिना किसी शर्त के स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसमें छात्रों की सहूलियत के हिसाब से उनसे जो विद्यालय आसपास के जिसमें प्रवेश लेना चाहते हैं उनका नजदीकी होगा उसमें उनको प्रवेश दिलाया जाएगा। विद्यालय मानक निर्धारित करना, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें विद्यालयों के लिए मानक निर्धारित करेंगी कि नॉर्म्स एंड कंडीशंस निर्धारित करेंगी कि जैसे कि कितना फील्ड, कितना एरिया होना चाहिए, कितनी जगह में होनी चाहिए विद्यालय खोलने के लिए, उसमें कितना बड़ा फील्ड होनी चाहिए, कितनी बाई कितने कमरे होने चाहिए, कितने शिक्षक होने चाहिए, ये सब जो है मानक निर्धारित करेगी जिनके आधार पर विद्यालयों को मान्यता प्राप्त करनी होगी। अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में जो अनुसूचियां हैं उनमें संशोधन करने का अधिकार केवल
केंद्र सरकार का होगा। केंद्र सरकार जो है उन अनुसूचियों में संशोधन कर सकती है। बस फर्क इतना है कि केंद्र सरकार को करना होगा कि अगर किसी अनुसूची में संशोधन करना है तो उसके लिए जो है वो पहले अधिसूचना जारी करेगी और फिर जो है उसके आधार पर फिर जो भी संशोधन करना है नियमानुसार जो है उसमें संशोधन किया जाएगा। कहने का मतलब है कि ये राइट जो है वो केंद्र सरकार के पास है। विद्यालय प्रबंध समिति, प्रत्येक विद्यालय में जो है एक प्रबंध समिति बनी जाएगी। सरकारी विद्यालय है उनमें प्रबंध समिति में अध्यापक, छात्र, कुछ छात्रों के अभिभावक, ग्राम प्रधान आदि जो है व्यक्ति उस समिति के सदस्य होंगे। साथ ही साथ जो निजी विद्यालय है, निजी विद्यालयों में प्रबंध समिति का होना अनिवार्य है। जब तक प्रबंध समिति नहीं होगी तब तक विद्यालय को मान्यता नहीं मिलेगी। साथ ही साथ जो प्रबंध समिति है उस प्रबंध समिति में भी जो है छात्रों के कुछ मतलब कुछ अभिभावक होने चाहिए जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहे बालक है, कुछ क्षेत्र के जो है शिक्षाविद या समाज सेवी व्यक्ति और साथ ही साथ अध्यापक आदि भी जो है इसके सदस्य होंगे। विद्यालय विकास योजनाएं, ये प्रबंध समितियां विद्यालय के विकास से संबंधित योजनाएं जो है वो बनाएंगी। विद्यालय की आवश्यकताओं जैसे कि विद्यालय में कमरों का निर्माण करना, अगर 8वीं तक विद्यालय चल रहा है तो आगे की कक्षाओं के लिए मान्यता का प्रोसेस चलाना, शिक्षकों की नियुक्ति करना, लेबोरेटरीज बनाना आदि योजनाओं का निर्माण जो है वो विद्यालय प्रबंध समिति करेगी। शिक्षकों की नियुक्ति और अर्हताएं, सेवा निबंधन और शर्तें राज्य और ये केंद्र सरकार जो है शिक्षकों की योग्यताओं का निर्धारण करेगी। केंद्र सरकारें जो है उनकी नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया को पूर्ण करेगी। यानी केंद्र सरकार तो क्या है, योग्यता से संबंधित योग्यताएं निर्धारित करती है कि किसी तरह के शिक्षक के लिए क्या क्या योग्यताएं जो है वो होनी चाहिए, और जो राज्य सरकारें हैं वो उन योग्यता उन सेवा नियमावली के आधार पर जो है वो उनकी नियुक्ति या जॉब निकालना, वैकेंसीज निकालना, भर्ती करना, इस प्रक्रिया को पूर्ण करने का काम जो है वो राज्य सरकारें करेगी। शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों पर को दूर करना, जो इसमें भी टीचर्स की ड्यूटीज भी निर्धारित की गई है कि ड्यूटीज की जो शिक्षकों की ड्यूटीज है छात्रों को पढ़ाना। जैसे आज चित्र में देख रहे हैं, आज के समय में लॉकडाउन चल रहा है तो बालकों को ऑनलाइन शिक्षा जो है वो दी जा रही है। शिक्षकों की ड्यूटी है कि किसी इस तरह ऐसी स्थिति में बालकों के लिए यथासंभव जो भी हो सकता हो, जिस तरह से बालकों के लिए उपयुक्त शिक्षा की जो है वो व्यवस्था करें। साथ ही साथ जो है छात्रों की जो उनकी समस्याएं हैं, उनकी जिज्ञासाएं हैं, उनकी जो शिकायतें हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। छात्र शिक्षक अनुपात, इसमें जो है छात्र शिक्षक अनुपात भी जो है निर्धारित किया गया है। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसके अनुसार जो है इस अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के बाद राज्य सरकारें और स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षक छात्र अनुपात प्रधानाध्यापक से अलग जो है 1:40 से अधिक ना हो। अगर 1:40 यानी कि छात्रों की संख्या अगर 40 से अधिक होती है तो अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति विद्यालय में करनी होगी। एक और है इसमें कि गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभियोजित किए जाने पर प्रतिषेध। इसमें ये भी व्यवस्था की गई कि जो प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालयों के जो शिक्षक हैं उनको जो है दूसरे कामों में लगा दिया जाता है कि कहीं जनगणना करना है, कहीं पल्स पोलियो अभियान जो है चल रहा है, कहीं कोई दूसरा काम आ गया, इलेक्शन आ गए उसमें लगा दिया गया टीचर्स को। तो इसमें कहा गया कि गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभियोजित किए जाने पर शिक्षकों को शिक्षा के कार्यों के अलावा दूसरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। इसमें क्या क्या कहते हैं कि किसी शिक्षक को 10 वर्षीय जनगणना, आपदा राहत कार्य या कोई स्थानीय प्राधिकारी कहीं पर कोई का दूसरा काम चल रहा है वहां पर अपॉइंट कर देता था। तो ऐसी स्थिति में जो है इसमें निषेध किया गया कि शिक्षकों को कोई दूसरा काम नहीं दिया जाएगा।
साथ ही साथ इसमें निषेध किया गया कि टीचर्स के द्वारा प्राइवेट ट्यूशंस नहीं दिए जाएंगे। प्राइवेट ट्यूशंस का जो है इसमें निषेध किया गया है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक जो है बालकों को प्राइवेट ट्यूशन आदि जो है वो नहीं देंगे। ये अध्याय 4 में जो है व्यवस्थाएं थी। जो है बात करते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 जो है वो प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा किया जाना से संबंधित है। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बच्चे जो हैं वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूरा पूरा करें, उसको बीच में जो है वो ना छोड़े। इसमें पहला पॉइंट है पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया, यानी कि एक तो करिकुलम, करिकुलम में पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए कि बच्चे जो है उसको पूरा कर सके। ऐसा ना हो कि हम करिकुलम इतना टफ बना दें कि बच्चे जो है उसको पूरा ही ना कर पाए, उसको अच्छी तरह से जो है पढ़ ही ना पाए। पाठ्यक्रम जो है वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास हो, बालक के ज्ञान और उसकी अंतःशक्ति का विकास हो, बालक में सृजनात्मक योग्यता का विकास हो। साथ ही साथ शिक्षा का माध्यम जो है जहां तक संभव हो उसको जो है मातृभाषा जो है वो शिक्षा का माध्यम रखा जाए। साथ ही साथ जो बालकों का मूल्यांकन है, बालकों का मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जिससे कि बालकों की ज्यादा से ज्यादा योग्यताओं का सटीक मूल्यांकन किया जा सके। केवल शिक्षा को ही मूल्यांकन का आधार न बना जाए, बालकों की अन्य एक्टिविटीज, खेल कूद आदि या दूसरे सांस्कृतिक क्रियाकलाप आदि को भी जो है उसको आधार माना जाए। और कुल मिलाकर बालकों को एक तरह से उनका समेटिव इवैल्यूएशन ना होने के स्थान पर उनका जो है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट उनका होना चाहिए। एक तरह से उनका सतत मूल्य एक तरह से समेटिव इवैल्यूएशन का मतलब है कि पूरे साल में एक बार ही जाके एग्जाम लेने हैं, है ना। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का जो है मतलब होता है कि बीच बीच में टेस्ट लेते हैं। तो इसमें कहा गया कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो होना चाहिए, बीचों के समय समय पर बालकों का बीच बीच में टेस्ट लेते रहना चाहिए। तो उसके आधार पर भी बालकों को अंक जो है वो दिए जाए और वार्षिक परीक्षा फल में उनके अंक जुड़े। कुल मिलाकर बालक को किसी भी स्थिति में फेल नहीं करना है, किसी एक कक्षा में बालक को नहीं रोकना है, बालक को हमें जो है पास करना ही करना होगा। परीक्षा और समापन प्रमाण, जब बच्चे की प्राथमिक शिक्षा उसकी पूर्ण हो जाती है तो प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद बालकों को प्रमाण पत्र सर्टिफिकेशन देने की व्यवस्था जो है वो हो। तो यानी कि हर बच्चे को प्रमाण पत्र जो है अपनी कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद उसको उपलब्ध होना चाहिए। बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक बोर्ड जो है परीक्षा उत्तीर्ण करने की जो है उसका प्रमाण पत्र जो है देगा। प्रत्येक बालक को जिसने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ली है ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में जो कि विहित की जाए एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसमें कहा गया कि जरूर कंपलसरी नहीं है कि बोर्ड ही रिजल्ट देगा, विद्यालय स्तर पर परिणाम तैयार किए जा सकते हैं। और जो भी है जिला स्तर पर जो है रिजल्ट जिला अधिकारी आदि स्तर, जिला स्तर पर जो भी अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से भी जो है बालकों को परीक्षा वो रिजल्ट प्रमाण पत्र दिए जाए प्राथमिक शिक्षा के लिए। जरूरी नहीं कि उसके लिए कोई बोर्ड ही जो है उनको प्रमाण पत्र देगा, सर्टिफिकेट मार्कशीट बोर्ड ही दी जाएगी प्राइमरी लेवल। अध्याय 6 बालकों का के अधिकार का संरक्षण। अध्याय 6 में जो बालकों के अधिकार है उसमें जो है इसमें एक व्यवस्था की गई कि बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना। तो बालक की शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर जो है करना, जिससे कि जो बालकों का जो एजुकेशन की जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं इस अधिनियम के तहत वो काम जो है पूर्ण रूप से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए एक तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत जो है इसकी निगरानी करना, जिससे कि जो है देखा जाए कि भाई बालकों को जो इस व्यवस्था है कि विद्यालय में उनको बालकों का प्रवेश हो रहा है नहीं हो रहा है, शिक्षक जो है वो समय पर पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, बालकों का किसी प्रकार का कोई आर्थिक मानसिक या शारीरिक शोषण तो नहीं हो रहा है। साथ ही साथ बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है वो भी जो है एक तरह से ये निगरानी करने का मॉनिटर करने का काम जो है वो करेगा, जिससे कि बालकों को
उनका पूर्ण रूप से उनकी शिक्षा व्यवस्थाओं को मॉनिटर किया जा सके, देखा जा सके कि भाई ऐसा तो नहीं है कि विद्यालय में शिक्षक जो जा रहे हैं वो उनको प्रॉपर रूप से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। बालकों से कोई फीस वगैरह तो नहीं ले रहा, किसी प्रकार की कोई धन की उगाही तो नहीं की जा रही, किसी तरह की कोई अनियमितता तो नहीं है जो कि बालकों के अधिकारों के जो है विरुद्ध हो। तो ऐसी जो है अगर है तो ऐसा जो है इन अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के तहत जो भी कार्रवाई है वो जो है सुनिश्चित की जाए। शिकायतों को दूर करना, जो भी जो है शिकायतें हैं इसमें बाल संरक्षण आयोग निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बच्चे के अधिकार के संबंध में जो भी शिकायतें हैं उनकी जांच करे और उनका निवारण करेगा। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो भी शिकायतें प्राप्त होती है बालकों या अभिभावकों की ओर से उन शिकायतों पर की वो जांच करेगा और उन शिकायतों को दूर करने का काम जो है बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है वो करेगा। साथ ही साथ बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है वो अपनी तरफ से जो है उपयुक्त कार्रवाई भी जो है वो कर सकता है। इसमें व्यवस्थाएं जो है वो दी गई है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, प्रस्तावित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन केंद्र सरकार करेगी और इसका काम अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में केंद्र सरकार को परामर्श देना है। यानी कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जो है वो केंद्र सरकार को सलाह देने का काम करेगी शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित। राज्य सलाहकार परिषद का गठन, सलाहकार परिषद का गठन राज्य सरकारें करेंगी। इनका काम अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में राज्य सरकारों को परामर्श देना होगा। नेक्स्ट जो है बात करते हैं अध्याय 7 की। अध्याय 7 में जो है वो है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण में जो व्यवस्थाएं की गई कि निर्देश जारी करने की शक्ति। इसकी जो है धारा 35 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को और राज्य सरकार अपने स्थानीय अधिकारियों को तथा स्थानीय अधिकारी स्कूल प्रबंधन समिति को अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में मार्गदर्शन और निर्देश जो है वो जारी करेंगे। यानी कि उनको डायरेक्शन देंगे। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देगी, स्टेट गवर्नमेंट जो अधिकारी हैं संबंधित उनको देगी और अधिकारी जो है वो स्कूलों प्रबंध समितियों अध्यापकों आदि को जो है इस अधिनियम के बारे में बताने आदि का जो है सूचनाएं जो है प्रेषित करने का काम जो है वो करेंगे। कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति। इसमें जो है व्यवस्था की गई कि जो भी इस अधिनियम से संबंधित पूर्ण करने से संबंधित जो भी कठिनाइयां आ रही हैं उन कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीय सरकार को जो है वो शक्तियां जो है वो दी गई है। यानी कि इसमें जो है जो भी समस्याएं होंगी उन समस्याओं का कम से ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के अंदर उनका निपटारा जो है वो किया जाएगा। साथ ही साथ जो है अगर कोई विशेष धन की फंड की आवश्यकता है तो उसकी केंद्र सरकार जो है उसके लिए जो है उपलब्ध कराएगी। बालकों के लिए पुस्तकें, यूनिफॉर्म आदि इन सब की व्यवस्था जो है वो राज्य सरकारें जो है वो करेंगी। अगर कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई कमी या परेशानी महसूस होती है, कोई कठिनाई महसूस होती है तो केंद्र सरकार जो है उसके लिए जो है राज्य सरकारों को सहयोग प्रदान करने का काम जो है वो करेंगी। अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी, एक तरह से अभियोजन के लिए जो है पूर्व मंजूरी से तात्पर्य कि अधिनियम का पालन न करने पर धारा 13, 18 और 19 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए कोई भी अभियोजन समुचित सरकार अथवा अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना एक तरह से संस्थित नहीं किया जाएगा। इसमें जो है जो भी है इसमें केंद्र या राज्य सरकारों की परमिशन जो है वो जरूर चाहिएगी अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई जो है वो की जानी है।
सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। सरकार जो है इस अधिनियम बनाए या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण में एक तरह से सद्भाव पूर्वक की गई या की जाने के लिए जो भी इस कोई वाद है, झगड़ा है, उसकी कार्रवाई केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय प्रबंध समिति या किसी के विरुद्ध जो है वो नहीं होगी। यानी कि निपटारा जो है वो किया जाएगा समस्याओं का। मतलब ऐसा नहीं कि भी थोड़ी सी त्रुटि होगी और एकदम से कार्रवाई हो जाए। मतलब इसमें जो है पूरा विचार विमर्श हो सकता है कि भूल के कारण हुआ हो या उपलब्धता नहीं हुई हो, जो सूचनाएं जो है पहुंचाएगी वो समझ में ना आई हो कार्य करने के लिए, तो पहले जो है सद्भावना पूर्वक जो है वो देखा जाएगा और सद्भावना पूर्वक कार्रवाई को महत्व जो है वो दिया जाएगा। समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति, तो ये जो है जो समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति से तात्पर्य एक तरह से ये हो गया कि जो इससे अधिसूचनाएं हैं वो जारी करने का अधिकार जो है वो सरकारों के पास होगा। साथ ही साथ राज्य सरकारें अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नियम अधिसूचना जो है वो बना सकेंगी। तो स्टूडेंट जो है ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम था। तो इसके बाद जो है आपको जानकारी देना चाहेंगे कि शिक्षा का अधिकार का एक एंथम भी है, जिसे RTE एंथम जो है वो कहा जाता है। इसको भी आप लास्ट में एंजॉय करें। टैंग 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 सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। कॉपी और किताबें सारी स्कूल देगा, यूनिफॉर्म भी तुम्हारी स्कूल देगा। स्कूल अब घर से दूर नहीं है, कम हो गए फासले, पहुंचोगे स्कूल के गेट पर तुम। थोड़ा सा भी जो चले, प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे टीचर है ऐसे भले। सच 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 रीत अब है यही स्कूल की, कभी टीचर न बच्चों को मारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। लाइब्रेरी में जो पढ़ना हो, स्कूल देगा, स्कूल देगा, दोपहर में खाना भी तो और स्कूल देगा,
पढ़ना भी है और है खेलना भी, है दोनों बातें यहाँ। ध्यान उनका भी पूरा रखा गया है, ये जान ले लड़कियां। वो जो पढ़ेंगी, जो आगे बढ़ेंगी, तो बदलेगा हिंदुस्तान। घर 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 शिक्षा जब पहुंचेगी, स्कूल की शक्ति पाएंगे निर्बल भी सारे। टन 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 सुनो घंटी बजे, स्कूल की चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। शिक्षा मेरा अधिकार है। ओके एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को वीडियो कैसी लगी उससे संबंधित अपने सुझाव अवश्य दें। साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी करें। अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।